नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 4 दिसंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी जो एग्जाम्स हैं, एसएससी है, सीएचएसएल है, बैंकिंग क्षेत्र के भी हम खबर इसमें रखते हैं। साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी यह हेल्प करेगा। बिहार एसआई, यूपी एसआई, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीपीओ एसआई, एफकेट, लगभग सभी परीक्षाओं में यह आपकी मदद करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मामलों में। आज की राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड कोणार्क फेस्टिवल 2020 बिगिंस इन उड़ीसा। देखिए, यहीं पर सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि यह जो है इंटरनेशनल सैंड आर्ट जो फेस्टिवल है वह किस राज्य में मनाया जाता है। कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों, यह उड़ीसा में ही। और कोणार्क महोत्सव, याद रखना कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पर स्थित है। तो 31वां संस्करण होगा, यानी 31st एडिशन होगा। और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया गया है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच है, वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बीच है। यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि इसके लिए सैंड चाहिए होता है, बालू का रेत होना चाहिए, जिससे कि यह विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाते हैं। तो महोत्सव में देश भर के 70 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। तो यह चल रहा है इस समय। तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक, इसको ठीक कर लीजिएगा, पटनायक होगा। तो सुदर्शन पटनायक देश और विदेशों में इनकी कलाकृतियां प्रसिद्ध हैं। तो इन्हें इस बार के फेस्टिवल का क्यूरेटर नियुक्त किया गया है। चीफ क्यूरेटर ऑफ द फेस्टिवल कौन है? सुदर्शन पटनायक। और इस समारोह का आयोजन हर साल कोणार्क नृत्य महोत्सव के साथ हिस्से के रूप में किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच दिया जा सके। हालांकि 2020 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण भाग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी जगत के कलाकार इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। तो इस बीच उड़ीसा पर्यटन द्वारा भारत के पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्यों रूपों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ओडिसी नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है, विश्व प्रसिद्ध नृत्य है उड़ीसा का। 5 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य कार्निवाल में उड़ीसा, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, देख रहे हैं ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, जैसे कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो यह जो है महत्वपूर्ण सभी शास्त्रीय नृत्य रूपों के प्रमुख प्रतिपादक और नृत्य उत्साही लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अब बढ़ते हैं, सेकंड है दिल्ली हैज नॉन ऑफ द 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। दोस्तों, 2015 में गुजरात सम्मेलन के तहत पुलिसों का सम्मेलन कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तब से उन्होंने गृह मंत्रालय को यह कहा है कि गृह मंत्रालय भारत के बेस्ट टॉप 10 पुलिस थानों को सर्वेक्षण करेंगे और बताएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय हर वर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा करती है। 2020 में भी घोषणा की है। तो इसमें इस बार सबसे टॉप पर जो पुलिस थाना रहा, ये देखो एकदम फैक्ट है, तो मणिपुर के थौबाल जिले का नोंगपोक सेकमाई थाना है, जो कि पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के सलेम सिटी का सूरामंगलम, और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, खरसांग थाना तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, यूपी का मुरादाबाद का कांठ थाना 8वें स्थान पर रहा है, जबकि दिल्ली का कोई भी थाना इस सूची में शामिल इस बार नहीं है। और गृह मंत्रालय ने देश के 16,671 थानों में से 10 सर्वश्रेष्ठ थानों को इसमें से सेलेक्ट किया है। इस सूची में जैसे 4th पोजीशन पर जो है छत्तीसगढ़ का झिलमिल, इसको भैया थाना भी कहा जाता है, और गोवा का सांगुएम 5th रैंक पर है। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का काली घाट 6th पोजीशन पर है, और सिक्किम का पांगयोंग 7th पोजीशन, और मुरादाबाद का कांठ ये यूपी में है,
8th पोजीशन पर है और दादर नगर हवेली का खानवेल 9th रैंक पर है और तेलंगाना के करीमनगर का थाना जमीकुंटा 10th पोजीशन पर है। तो ये टॉप 10 में कम से कम टॉप 5 याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अकाली दल लीडर प्रकाश सिंह बादल रिटर्न पद्म विभूषण। दोस्तों रिटर्न कर दिए इन्होंने पद्म विभूषण, चूंकि यह याद हो तो यह एनडीए सरकार यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जैसे देखिए यूपीए और एनडीए, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, अलग अलग हैं। यूपीए सरकार जैसे 2014 तक यूपीए सरकार थी 2005 से लेकर के, जबकि उसके बाद अब एनडीए यानी एनडीए के जो चीफ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सारे गठबंधनों के जोड़ को एनडीए कहा जाता है। इसी तरह से कांग्रेस और अन्य दलों को मिलाकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से एनडीए का इनका बहुत पुराना साथ था और इसी किसान बिल की वजह से हरसिमरत कौर जो कि कृषि जो है इस कृषि बिल की वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर बाद में अकाली दल इस पार्टी से एनडीए से ही अपना नाता तोड़ लिया। तो इस तरह से वर्तमान में जब किसान आंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, ऐसे में प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा किसानों की यह पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही है, सरकार जिस तरह से किसानों के प्रति यह ढुलमुल रवैया अपना रही है, ऐसे में हमें हमें यह जो सम्मान दिया गया है ये किस काम का है, क्योंकि इन किसानों की वजह से ही आज हम इस स्थिति में हैं। अगर हम किसानों का ही ध्यान नहीं दिए तो हमें इस ऐसे अवार्ड रखने से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने यह पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। साथ साथ राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी यह पद्म भूषण लौटाने का ऐलान कर दिया है। तो किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल फिर से कह सकते हैं आक्रामक मुद्दा में आ गया है। यानी आक्रामक मुद्रा का मतलब देख रहे हैं कि जिस तरह से यह अवार्ड सारे वापस किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को सोचना पड़ेगा और सोच भी रही है। तो बादल ने अपने फैसले के बारे में राष्ट्रपति रामनाथ, देखिए ध्यान रखिए, कोई भी पद या सम्मान मिलता है तो वह राष्ट्रपति के पास ही भेजा जाता है, क्योंकि यह सारे सर्वश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रपति ही देता है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। इंडिया यूएस साइन एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग करने और दोनों देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सिस्टम है उसको और भी मजबूत करने के लिए एमओयू पर उन्होंने साइन किया है। तो इस संबंध में भारत और अमेरिका के बीच हुए एक एमओयू जो पहले 9 साल पहले खत्म हो गया था, ये ध्यान रखेंगे, इसी पर संबंधित था। तो यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। इससे क्या होगा, इससे आगे जो नए नए इन्वेंशंस होंगे, डेवलपमेंट हैं, इन सब को बढ़ावा मिलेगा। और ताज़ा समझौता क्या है, पेटेंट, जैसे आप मान लीजिए हल्दी का पेटेंट करा लिया या कोई नई चीज़ की खोज हमने किया तो उसका पेटेंट हमारा देश करा लेगा। तो कोई भी देश, जैसे अब कोरोना वैक्सीन है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेते हैं तो हम इसका पेटेंट करा करके विश्व के कई देशों में है भेज सकते हैं। इसी तरह से जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक जीआई इंडेक्स, औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हासिल करने, उपयोग करने और लागू करने से संबंधित नियमों को अगले यह 10 वर्ष तक दोनों देश के बीच यह प्रभावी रहेगा, ये जो हस्ताक्षर हुआ है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, यानी व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन, यानी उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल यानी अपनी बौद्धिक क्षमता से कोई भी परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए गए अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्हें कहा जाता है। ऐसे समझ सकते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, यानी चाहे वह साहित्य की रचना की हो, शोध कोई किया हो, कोई रिसर्च किया हो, कोई उसने डिस्कवरी किया हो, करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा, क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है। इसे ही हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन,
या इट इज कह सकते हैं पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, या इट इज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। 1967 यानी इसका जो गठन किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही रोचक है, इंपॉर्टेंट है। कछुआ लोग अपने ऑफिस घरों में भी रखते हैं, लक्ष्मी का वाहक माना जाता है। तो जोनाथन इज द ओल्डेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड। दोस्तों यह विश्व का सबसे उम्र दराज कछुआ है जिसका नाम जोनाथन रखा गया है। तो द ओल्डेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड इज नेम्ड जोनाथन। इसकी एज जो बताई जा रही है 188 ईयर। वैसे भी दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला प्राणी यह है कछुआ, जिसे टर्टल कहते हैं। दोस्तों यह 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। तो इट हैज सीन बोथ वर्ल्ड वॉर, यानी ये महाशय जी दोनों विश्व युद्ध देखे हैं। अमेरिका के कम से कम 37 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा है। रूसी क्रांति को भी इस टर्टल ने देखा है। तो रोचक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यह 188 साल पुराना है, यानी लंदन के मशहूर क्लॉक टावर, बिग बेन तथा पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा यह पुराना है। तो यह वैज्ञानिक अब इसको जो है इसकी जो लंबी उम्र का पता लगाना चाहते हैं, ताकि इंसानों की कोशिकाओं में होने वाले जो म्यूटेशन है उसकी वजह का पता किया जा सके। क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही कोशिकाएं क्या होता है, सेल्स बढ़ती हैं, जिससे कैंसरस हो जाता है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो उन्हें इसकी वजह का पता अगर लग जाता है तो कैंसर को खत्म किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस कछुए का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी है। दोस्तों टर्टल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जूलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम, जैसे मान लीजिए कि मेढक का जैसे राना टिग्रीना है, मानव का होमो सैपियंस है, हाँ, इस तरह से बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, सांप का नाजा नाजा है। तो इस तरह से आप लोग परीक्षाओं में एक लिस्ट बना लीजिए, आ जाते हैं ऐसे वनस्पति और जंतु दोनों के। जैसे वनस्पतियों में मटर का है जिसे पीज कहते हैं, पाइसम सेटाइवम, हाँ, सरसों जिसे मस्टर्ड कहते हैं उसका ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस है। जैसे गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह के वैज्ञानिक नाम भी जंतु वैज्ञानिक और वनस्पति यानी बोटेनिकल नेम एंड कह सकते हैं इसको, ये जो जूलॉजिकल नेम दोनों पूछ लिया जाता है। तो इसी तरह से इस टर्टल का जो जूलॉजिकल नेम है वो है टेस्टुडेंस। याद रखना, टेस्टुडिनीज है, हाँ ध्यान रखेंगे। देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल टर्टल एंड एक्वेटिक टर्टल इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। और कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम प्राणी है, यानी 15.7 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था, जो कि सर्वप्रथम सर्पों और मगरमच्छों से भी पहले था। इसलिए वैज्ञानिक इन्हें प्राचीनतम सरीसृप मतलब समझना, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और कछुओं की कई जातियां या प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी 327 अस्तित्व में हैं। भारत में भी 55 से अधिक प्रकार के टर्टल पाए जाते हैं दोस्तों। इनमें से कई जातियां खतरे में हैं, उनका संरक्षण करना एक चिंता का विषय है। इसकी उम्र बताया ही आपको 300 ईयर से अधिक होती है। भारत का एकमात्र कछुआ संरक्षण परियोजना कहाँ, भीतरकनिका उड़ीसा में। याद रखना यहीं पर गाहिर माथा है। ये यहाँ पर आते हैं ना टर्टल, अंडे देने आते हैं, तो गाहिर माथा याद रखना दोस्तों। यही भीतरकनिका भी इसी के लिए जाना जाता है 1989 में। तो ये काफ़ी रोचक खबर थी, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। यह व्यक्तित्व आप देख रहे हैं, दोनों पिक्चर इनका दिखाया गया है। ये बेस्ट एथलेटिक्स भी थे और बेस्ट हॉलीवुड एक्टर भी। तो दोस्तों ये एथलेटिक्स से जब रिटायर होने के बाद जॉनसन ने अभिनय किया। इनका नाम है रेफर जॉनसन। इनका निधन हो गया है दोस्तों। तो ये महान एथलीट हुआ करते थे। तो इन्होंने डेकथलॉन में 1960 के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। इनका निधन हो गया है दोस्तों। और इन्होंने 1989 में जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइसेंस टू किल सहित कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी
किया है। तो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है स्टेफनी फ्रेपपार्ट जो है स्टेफनी, ये देख रहे हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि पुरुष फुटबॉल खेल का यह रेफरी, पहली रेफरी भूमिका निभाई हैं। तो स्टेफनी फ्रेपपार्ट यूएईएफए चैंपियन लीग या यूसीएल कह सकते हैं कि पुरुष मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं। इससे पहले भी कोशिश किया गया था 96 में भी, लेकिन बाद में सक्सेस नहीं रहा। तो अभी देखना है कि ये लगातार अगर करती हैं तो यह पहली भूमिका इनकी होगी। स्टेफनी ने जुवेंटस और डायनामो कीव के बीच एलियांज स्टेडियम में खेले गए मैच में रेफरी की भूमिका निभाई थी और इस मैच में जुवेंटस ने 3-0 से जीत हासिल की और इसी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं 750 गोल उनके हो गए, ध्यान रखना। तो ये इससे पहले 2019 में भी यह पहली महिला बनी थी जिसने यूरोप में पुरुष फुटबॉल मैच में रेफरी की भूमिका निभाई थी। तो लगातार इनको यहाँ पर करना पड़ेगा इस कार्य को। अगला है बैंक और वित्त संबंधी समाचारों में दिख रहा है, ये वर्ड है DIEM, डाइम, ध्यान रखेंगे डाइम। तो ये क्या है? यह फेसबुक backed cryptocurrency Libra has been rebranded as Dime। यानी पहले सुना होगा ना, एक लिब्रा क्रिप्टो करेंसी आई थी, जैसे बिटकॉइन, ये सब करेंसियों के नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो इस फेसबुक ने लिब्रा लाया था, अब इसी को फिर से रिब्रांडेड एज डाइम यानी डाइम के रूप में पुनः प्रस्तुत किया है। द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लिब्रा एसोसिएशन which run the Libra project will also be renamed as the Dime Association। यानी अब लिब्रा को क्या कहा जाएगा? डाइम। डाइम इज ए लैटिन टर्म, मीनिंग इसका होता है डे, यानी दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह भी वन लाइनर है, महत्वपूर्ण। जैसे सीधे पूछ लेगा लिब्रा क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाता है, या डाइम क्या है। तो दो प्रकार से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट आर द, कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन, अनुमति वाले ब्लॉकचेन क्या हैं? तो यह एक निजी ब्लॉकचेन होता है, इसीलिए इस पर थोड़ा विश्वास कम किया जा सकता है। तो डाइम इज ए स्टेबल कॉइन अनलाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज। डाइम इज टू यूज, कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के विपरीत डाइम को अनुमति ब्लॉकचेन का उपयोग करना है। अन्य क्रिप्टो करेंसी में अधिकांश अनुमतिहीन ब्लॉकचेन का, यानी इसमें अनुमति दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है। तो यह एक निजी ब्लॉकचेन है, यानी कह सकते हैं इट इज ए प्राइवेट ब्लॉकचेन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द परमिशन एंड परमिशनलेस ब्लॉकचेन इज दैट द परमिशन ब्लॉकचेन हैज एन एसेस कंट्रोल, कह सकते हैं एक लेयर है, नियंत्रण परत है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि ब्लॉकचेन का उपयोगकर्ता, जैसे इस मामले में लिब्रा, नियंत्रित कर सकता है कि किसके पास नेटवर्क तक पहुंच है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आरबीआई डायरेक्ट HDFC बैंक टू स्टॉप इश्यूएंस ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC को अभी अस्थायी रूप से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। रोक लगाने की सलाह, बंद करने की सलाह दे दी है। यानी इन्होंने दो महत्वपूर्ण जो अस्थायी, जैसे अपने डिजिटल कार्यक्रम जो 2.0 है, लॉन्च होने के लिए योजनाबद्ध डिजिटल व्यावसायिक गतिविधियों का शुभारंभ, इस पर भी जो है कह रहा है कि बंद करने की सलाह दे दिया। दूसरा क्या है, ग्राहकों को नए क्रेडिट कार्ड न इश्यूज करे। यह कदम आरबीआई ने पिछले 2 वर्षों में HDFC बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भुगतान उपयोगिताओं में बार बार आने वाले परिणामों के मद्देनजर उठाया है। इस तरह की नवीनतम घटना 21 नवंबर 2020 को हुई थी। इसके लिए HDFC बैंक ने जो कारण दिया था वह इसके प्राथमिक डेटा केंद्र में, कह सकते हैं विफलता, फेलियर रहा है। यह महत्वपूर्ण है। तो यह ध्यान रखना कि अब जैसे आपसे प्रश्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने किस निजी क्षेत्र के बैंक पर रोक लगाने की बात कर दी है, नए क्रेडिट कार्ड जारी न करे। HDFC बैंक को दिए गए आदेश में आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को सलाह दी है कि वह लैप्स की जांच करे और जवाबदेही तय करे। ध्यान रखें, यानी उसको फिक्स अकाउंटेबिलिटी बताना ही होगा। नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कारों में दोस्तों, ग्लोबल टीचर प्राइज 220। तो यह भारत के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड जो पाठ्यपुस्तक क्रांति को गति देने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए $1 मिलियन वार्षिक वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार के विजेता का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सोलापुर जिले के
परितेवाड़ी गांव के 32 ईयर ओल्ड रंजीत सिंह डिसाले ने 2014 में वर्के फाउंडेशन द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार के लिए दुनिया भर के 10 फाइनलिस्टों में से एक विजेता को एक असाधारण शिक्षक की पहचान के लिए उभारा, जिसने पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो दोस्तों, इस बार का देख रहे हैं विनर कौन है, हमारे भारत के ही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इनको बधाई भी दी है, यानी ग्लोबल टीचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, यह ध्यान रखेंगे। और यह इस पे पॉइंट दिया गया है कि जो मानते शिक्षक दुनिया के वास्तविक परिवर्तन निर्माता हैं। वास्तव में आप देख सकते हैं कि शिक्षक कहा जाता है, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का दर्जा कहा जाता है कि भगवान से भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब गुरु पूरे ईमानदारी से, मेहनत से अगर बच्चे का ध्यान दें तब। तो दोस्तों, इस तरह से इस शिक्षक को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अविश्वसनीय कार्य का समर्थन करेंगे, अपने पुरस्कार राशि का 50% यह साझा करेंगे, उन्होंने घोषणा कर दी है। एक और पहले ब्रिटिश एक्टर प्रसारक स्टीफन फ्राई द्वारा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से प्रसारित एक आभासी समारोह में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 विजेता की घोषणा की गई थी। यह पॉइंट भी याद रखना, मेन उनका नाम याद रखना, या किस राज्य से है ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों, टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड आप देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। पहली बार टाइम मैगजीन पत्रिका ने, याद रखना यहाँ पर थोड़ा हो रहा है, टाइटल ऑफ किड ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन अमेरिकन टीनेजर, यानी अब की बार किशोरों के लिए शुरू किया है। यानी टाइम मैगजीन ने पहली बार किसी किशोर को किड ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा है, और वह है भारतीय मूल की, भारतीय अमेरिकी, इंडियन अमेरिकी गीतांजलि राव। इस वे देख रहे हैं पिक्चर में फोटो बना है, मात्र 15 ईयर ओल्ड ये बच्ची है। ध्यान रखना दोस्तों, गीतांजलि ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से लेकर अफीम की लत और साइबर धमकी जैसे मुद्दों से निपटने के मामले में बेहतर काम किया है। कोलोरेडो प्रांत है अमेरिका का, याद रखना। तो कोलोरेडो की 15 वर्षीय गीतांजलि का चयन 5000 से अधिक दावेदारों में किया गया है। तो टाइम के लिए एकेडमी अवार्ड विजेता एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, ने गीतांजलि का इंटरव्यू किया था। खेल समाचारों में बात करते हैं तो बहुत ही छोटी खबर है लेकिन महत्वपूर्ण है कि एटीके मोहन बागान हैट्रिक। दोस्तों, अभी सुपर लीग चल रहा है, इंडियन सुपर लीग, इसको चलने दीजिए, जब जीत जाएगा तो फाइनल में इसके बारे में पूरा हम एलाबोरेट करेंगे। आज बस इतनी ही खबर जानते रहिए कि फिजियन हीरो, फिजी देश है ना जिसकी राजधानी सुआ है, तो हीरो राय कृष्णा ने इंजरी टाइम के अंतिम पलों में, लग रहा था कि उड़ीसा और मोहन बागान एकदम बराबरी पे रहेंगे, लेकिन अंतिम इंजरी टाइम में राय कृष्णा ने जो है एक गोल करके हीरो इंडियन सुपर लीग के 7th एडिशन, ये 7वां है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है, सीजन में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यह टीम 9 अंकों के साथ पहले पायदान पर है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है। कौन? मोहन बागान, एटीके मोहन बागान। और उड़ीसा की यह इस सीजन की 3 मैचों में दूसरी हार है, वह 1 अंक के साथ 10th पोजीशन पर है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स है दोस्तों, 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द 4th ऑफ दिसंबर, यानी बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प में 74/245 को, यानी कह सकते हैं इंटरनेशनल, यानी जिसने 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। इतने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया या मान गए, और यूएन ने 2019 से मनाने की घोषणा कर दी। तो यह इस दिन को बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत क्षमता के वित्त पोषण और ज्ञान प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता के लिए, यानी उन मतलब जैसे बैंकों के लिए इजी अवेलेबल बैंकों का कार्य प्रणाली, कभी कभी क्या होता है खाता खुलने में दिक्कतें होती थी, इन सब चीज़ों पर यह जो है इसी वजह से यह बैंक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, रोज हम लोग एक देश की चर्चा करते हैं। आज हम लोग अपने पड़ोसी देश इंडोनेशिया की, हम लोग समुद्र से इससे संपर्क में हैं, ध्यान रखेंगे। उसे कहते हैं ग्रेट चैनल। हाँ, ग्रेट चैनल से हम लोग भारत और इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया भारत कहाँ है, ये आप देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, इसी के आगे जाएंगे तो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा। तो इस दोनों के बीच में, या कह सकते हैं ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। याद रहेगा दोस्तों, अभी मानचित्र में हम दिखाएंगे भी। तो इंडोनेशिया गणराज्य एक द्वीपीय देश है, इसको आइलैंड कंट्री कहा जाता है दोस्तों। 17,000 से अधिक यहाँ पर जो है द्वीप है, इसीलिए इसको द्वीपों का देश कहा जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया की जो सीमाएं हैं पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर, मलेशिया से लगती हैं। तो इसमें वैसे तो जैसे हमारे देश की अगर बात की जाए, आप देखते हैं कि हम लोग समुद्र से भी जुड़े हैं और किससे जुड़े हैं, स्थल से भी जुड़े हैं। तो जैसे हम लोग 7 देशों से स्थल से जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह से यह जो इंडोनेशिया है, आप देख सकते हैं कि ये 12 देशों, आप कहोगे कि 12 देशों कैसे, तो इसमें क्या है कि याद रखना कि समुद्री सीमा और लैंड बॉर्डर, ऐसे एम और एल ऐसे कर लेते हैं। तो एम फॉर मैरी टाइम बॉर्डर, एल फॉर लैंड बॉर्डर, यानी भूमि सीमा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है पापुआ न्यू गिनिया, जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट मार्सिबी। मलेशिया की कुआलालंपुर है और ईस्ट तिमोर की डिली राजधानी, हमारे देश से मिलती जुलती राजधानी है। तो दोस्तों, पापुआ न्यू गिनिया LM, यानी क्या मतलब है, भूमि से भी टच में है और मैरीटाइम बॉर्डर भी है। ठीक है, इसी तरह से फिलीपींस से क्या है, मैरीटाइम, ध्यान रखना दोस्तों। इसी तरह से देखिए मलेशिया क्या है, LM, यानी जो है सीमा से भी है और जल से भी है। हाँ, बॉर्डर मतलब लैंड से भी है और समुद्र से भी है। इसी तरह से ईस्ट तिमोर भी लैंड से है, समुद्र से है। इंडिया से सिर्फ समुद्र से है, बताया ही ग्रेट चैनल। चाइना से समुद्र से, इस तरह से 12 देशों से इसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। मैक्सिमम याद रखना समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी स्वतंत्रता, जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे, या 1945 को ही घोषणा कर दी थी। बाद में इटली ने 1949 को इटली ने इसे स्वतंत्र किया था। इंडोनेशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियाई ही है दोस्तों। यहाँ का जो वो रुपया देख रहे हैं ना, भारत से नाम मिलता जुलता नाम भी है, तो यहाँ की करेंसी रुपया, इंडोनेशियाई रुपया है। यहाँ पर दोस्तों रामायण, और जैसे अपने यहाँ भी रामायण होता है, यहाँ भी रामायण का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और उसके अवशेष मिल रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हिंदू कला संस्कृति थी पहले। इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला इस्लामिक कंट्री है। याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है और विश्व का चौथा यानी 4th रैंक पर है, याद रखिएगा, यानी 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश, कंट्री ऑफ द आइलैंड कहा जाता है। क्यों? 17,504 आइलैंड हैं, जिसमें से 16,056 ऑफ विच आर रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड नेशन। और दोस्तों 6,000 आर इनहेबिटेड, यानी 6,000 द्वीपों पर कोई ना कोई रहता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि यह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, अभी मानचित्र में दिखाऊंगा, एकदम अलग अलग हो जाता है। और सुंडा स्टेट क्या है, जैसे ग्रेट चैनल बताया इंडिया एंड इंडोनेशिया, सुंडा चैनल जावा और सुमात्रा द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, कालीमंटन, सेली बीच, सुराबाया, बाली, फ्लोरेंस, हाँ, सुलावेसी, ये सारे द्वीप हैं। इरियन जाया महत्वपूर्ण द्वीप हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत पनकाक जया है, 4,884 मीटर। और इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कापुस नदी है दोस्तों, यह कालीमंटन द्वीप में। अब इसकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है कालीमंटन में। तो कालीमंटन में पलंकारिया जगह होगी, जो कि अब अगली राजधानी होगी, लेकिन अभी जकार्ता को ही कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से सिटरम नदी, एक सिटरम नदी है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। यह जावा द्वीप में बहती है, अभी मानचित्र में दिखाऊंगा, वेस्ट जावा में बहने वाली सबसे लंबी और बड़ी नदी है, और बड़ी होने के साथ साथ विश्व में सबसे पोल्यूटेड रिवर भी है दोस्तों। यह ध्यान रखेंगे। यहाँ करीब 50 लाख लोग
को पानी की सुविधा, यानी 50 लाख लोग इस नदी के किनारे रहते हैं जावा में। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा लेक, काल्डेरा मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये मुख होता है, ध्यान रखिएगा, इसे क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया जब भयंकर उद्गार होता है, भयंकर विस्फोट होता है, तो इसका मुंह बड़ा हो जाता है, तो यही काल्डेरा का रूप ले लेती है। याद रखेंगे दोस्तों, कॉल्डेरा इसको कहते हैं। हाँ, और यही बड़ा रूप जब इससे लावा निकल जाता है, मैग्मा, फिर यहाँ से जल इसमें भर जाता है, तो यही झील का, लेक का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए विश्व की लार्जेस्ट लेक कह सकते हैं, लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक इज टोबा लेक विच इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के कहाँ है? सुमात्रा द्वीप में स्थित है। याद हो जाएगा बच्चों। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा फूल, जो लार्जेस्ट कह सकते हैं फूल, रिफ्लेशिया, याद रखना, फ्लावर है रिफ्लेशिया अर्नाल्डी, याद रखना, पाया जाता है, जिसे स्टिंकिंग कॉर्फ से लिली भी कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यह फैक्ट थे। अब आइए मानचित्र में देखते हैं। ये सब इंडोनेशिया, मैंने बताया था इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। ये देख रहे हैं ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया, यहीं पर जोहोर जल संधि है। अपने मानचित्र में देखिएगा, आप देखिए ना, लेक टोबा, मैंने बताया था ना, ये सुमात्रा में है। सुंडा स्टेट देख रहे हैं, सुमात्रा और जावा को अलग कर रही है। जावा के वेस्ट में ही यहीं पर वो नदी बहती है। जब अपना मानचित्र में आप देखेंगे अलग करके, तो यहीं बहती है वह नदी, ध्यान रखेंगे, सेंटेरम नदी, बहुत ही प्रदूषित नदी। कापुस नदी देख रहे हैं ना, ये बह रही है बोर्नियो कालीमंटन द्वीप में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सबसे ऊंची चोटी यह देख रहे हैं ना, इरियन जाया में स्थित है। यह देख रहे हैं ना, पुनाक जाया इसको कहते हैं, 4884 मीटर ऊंची है। दोस्तों, ये छोटे छोटे, यह देख रहे हैं मलक्का स्टेट, मकासर जल संधि, ये सब देख रहे हैं, ये मलक्का है, यह मालुका है। हाँ, याद रखिएगा। सेलिबीस सी, ये सब इंडोनेशिया, इवन ओशिनिया को भी यह स्पर्श करता है। इधर इंडोनेशिया देख रहे हैं, ईस्ट तिमोर है ही, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हैं ना, बाली द्वीप, यह सुना होगा आप लोगों ने। तो यह महत्वपूर्ण योग्यकर्ता नेशनल म्यूजियम, ये देख रहे हैं ना, कोमोडो नेशनल पार्क भी है, फ्लोरेस सी है, बंदा अचे प्रांत, यहीं पर तो दोस्तों सुनामी बंदा अचे, इधर आप देखेंगे तो बंदा अचे प्रांत में ही आया था। तो ये देख रहे हैं ना, ऊपर साउथ चाइना सी है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ चोटियों के नाम भी हैं, लेकिन आप सिर्फ सबसे ऊंची याद रखिएगा यही। और देख रहे हैं विषुवत रेखा एकदम बीचों बीच से गुजर रही है ये। और यहाँ का क्राकातोआ ज्वालामुखी 1882 में 1882 में उद्गार हुआ था, याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉन्यूमेंट एंड कॉल ड्रीमलैंड। हाँ, अब दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में आता हूँ। आप लोगों का लगातार आप लोग उत्तर दे रहे हैं और जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। आज उत्तर देने वालों में सोनिका खंडेलवाल, विक्की, MU मिसबाही, मिली, मोहम्मद शोएब आलम, आदर्श कुमार, ज्ञान रंजन साहू, सुदीक्षा सेलियान, राजन तिवारी, प्रभा KDR, ये लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। विश्वजीत कुशवाहा और वैष्णवी माते, साथ साथ संजय नेगी, पूनम, संतोष कुशवाहा को बताया ही, और पीयूष अवस्थी जी भी आज उत्तर दिए हैं। तो इस तरह से इतने लोगों का नाम आज हमने देखा और लगातार कई लोगों ने भी मैसेज भी आए हुए हैं। आइए, आप पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9th संस्करण कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, अमेरिका के अभिनेता रेफर जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? अमेरिकन एक्टर रेफर जॉनसन वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और एक्टर भी हैं हॉलीवुड। दोस्तों, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, टेनिस या फुटबॉल? नेक्स्ट है लिब्रा क्या है? मैंने क्या कहा था, सीधे पूछ लेगा लिब्रा क्या है, डाइम क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर, इट इज ए क्रिप्टो करेंसी, या बैंक है, या कैपिटल है किसी देश की? चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को बंद करने की सलाह दी है? एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, HDFC बैंक है, या इनमें से कोई नहीं है? नेक्स्ट है, वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भारत के किस राज्य के शिक्षक को दिया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने पहली बार किस भारतीय अमेरिकी मूल की किशोरी को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है? गीतांजलि राव, अनामिका राव, स्मृति जॉन या सुचित्रा रेड्डी? सातवां है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड? यानी बैंकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? नेक्स्ट है, किस देश को द्वीपों का देश कहा जाता है?
थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? विच चैनल इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया? 8 डिग्री, कोको चैनल, 9 डिग्री या ग्रेट चैनल? 10वां क्वेश्चन है विच पुलिस स्टेशन इन द कंट्री हैज बीन डिक्लेयर द बेस्ट पुलिस स्टेशन बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने की घोषणा की है? मणिपुर का नोंगपोक सेकमाई, या सुरामंगलम तमिलनाडु का, या खरसांग अरुणाचल प्रदेश का, या झिलमिल छत्तीसगढ़ का? तो दोस्तों यह सब 1 2 3 यानी 1 2 3 4 रैंक पर हैं, इनको आपको लगा के बताना है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने लगभग सभी खबरों को कवर किया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।